बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से और उसके फ़ज़ल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश को हमने स्टार्ट किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पिछले मैं यूनिट जो 1 टू 5 वो कवर कर चुका हूँ। आज यूनिट नंबर 6 में विलियम ब्लेक की पोइम है द इकोइंग ग्रीन। इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। क्या कुछ इसमें आपको पढ़ाऊँगा, वो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, एक ओवरव्यू आपको मैं दे दूँ। लेकिन उससे पहले इस पोएम का आप बैकग्राउंड जान लें। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के नाम से विलियम ब्लेक ने एक बुक लिखी थी। उस बुक में पोएम्स की उसने कलेक्शन रखी थी, डिफरेंट पोएम्स उसमें उसने शामिल की थी। द इक्वइंग ग्रीन जो आज की हमारी पोएम होगी, ये पोएम भी उसकी जो बुक लिखी गई थी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, वहीं से ये पोएम ली गई है। तो इस पोएम में, इस टॉपिक में आज हम क्या कुछ डिस्कस करेंगे, ये सब कुछ जो भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताऊंगा या आपके एग्ज़ाम में आपको मदद करेगा। इसके जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, जिन्हें हम लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं, पूरी पोएम की मैं ट्रांसलेशन आपको करवाऊंगा। हर एक चीज़ को आपको डिटेल से स्टडी करवाऊंगा, हर एक लाइन को आपको समझाऊंगा और हर लाइन में जो भी डिवाइस यूज़ की है उसको आपको मैं ट्रांसलेशन के बाद ओवरव्यू दूंगा। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो इसके स्टेंजा हैं, हर स्टेंजा का रेफरेंस आपको बताऊंगा। ये सब कुछ सॉल्यूशन के साथ होगा, कॉन्टेक्स्ट होगा, हर स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। क्वेश्चन विद आंसर इनसाइड एंड एक्सरसाइज, पोइम के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं विद आंसर आपको दूंगा। उर्दू ट्रांसलेशन भी साथ होगी। इससे पहले भी जो पोइम मैं कवर कर चुका हूँ उसको भी आप देख के उसका ओवरव्यू ले सकते हैं। वही सारा कुछ आज के इस टॉपिक में भी आपके साथ शेयर करूंगा। पोइम के अंदर से क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, इंशाल्लाह इन दोनों को करने के बाद इस पोइम से हर तरह के क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं। आपने पिछले लेसन्स को भी सुना होगा, पिछली जो पोइम पढ़ा चुका हूँ उसको भी सुना होगा, वहाँ से आपको ओवरव्यू मिल सकता है। फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड एमसीक्यूज, इसकी जो डिवाइसेस यूज़ की हैं, किस तरह की डिवाइस किस लाइन में यूज़ की है, क्या डिवाइस यूज़ किया है, इसमें जो भी एमसीक्यूज बनेंगे वो भी सोल्यूशन के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे विद इंग्लिश मीनिंग आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से रिपीट हो सकते हैं, वो भी आपको इसी टॉपिक में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ शेयर करूंगा। तो ये सारा कुछ हमारा आज का टॉपिक होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारा कुछ शेयर करूंगा। लेकिन चल के सबसे पहले इस पोइम की जो ट्रांसलेशन है और इस पोइम की जो एक्सप्लेनेशन है, विलियम ब्लेक ने इस पोइम में लिखा क्या है, क्या सबक देना चाहता है, पोइम लिखने का उसका मकसद क्या है, इस पोइम में क्या कुछ बयान किया है, वो चल के सब कुछ हम इस पोइम की ट्रांसलेशन में देखते हैं। अच्छा, इस पोइम को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने पास किताब रखनी है और जो चीज़ आपको लगे हमारे लिए नहीं है, जैसे कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो सकते हैं, कोई डिवाइस हो सकती है या कोई और बात आपको नहीं पता चले, तो अपनी किताब पे मतलूबा जगह पे आपने उसे लाजमी लिखना है, ताकि जब रिवाइज़ करें तो आपको अपनी किताब पे सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाए। तो इस पोइम का जो बैकग्राउंड है ये आपने जानना है। इंसान की ज़िंदगी पे ये नज़म लिखी हुई है। विलियम ब्लेक को बड़े ही मासूम तर्ज का और हकीकत पसंद और फितरत से प्यार करने वाला जो पोइट है वो माना जाता है। ज़िंदगी की जो सच्चाई है, एक तरह से उसने 3 स्टेजेस में बयान की है। विलियम शेक्सपियर की एक पोइम है ऑल दी वर्ड्स आर स्टेज, शायद आपने पढ़ी हो या अगली क्लासेस में जाके पढ़ें। तो उसमें विलियम शेक्सपियर ने इंसान की जो स्टेजेस ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी के जो दौरानिए हैं, उसने 7 स्टेजेस में बताए हैं कि इंसान शुरू में छोटा सा बच्चा होता है, फिर नौजवानी में जाता है, फिर जवानी में जाता है, फिर बुढ़ापे में जाता है। इस तरह करके वो 7 स्टेजेस में अपने रोल प्ले करता है ज़िंदगी में। ये शेक्सपियर की पोइम जो है वो ऑल दी वर्ड्स आर स्टेज के नाम से है। बिल्कुल सेम टू सेम उसी तर्ज की ये पोइम भी है। और विलियम ब्लेक ने इसमें जो ज़िंदगी का दौरानिया बताया वो उसने 3 स्टेजेस में बताया है। शुरू में इंसान बच्चा होता है, फिर वो जवानी के बाद बुढ़ापे की तरफ जाता है, लास्ट में जो कुछ उसकी ज़िंदगी के साथ हो चुका होता है उसे याद करता है, और तीसरी स्टेज में उसने बताया
कि सबका एक वक्त आता है जिसमें मुकम्मल तौर पे रेस्ट हो जाती है, मुकम्मल तौर पे खामोशी हो जाती है और वो दौरानिया उसका मौत की तरफ चला जाता है। तो 3 स्टेजेस में आपका ये स्टैंज़ा भी डिफ़ाइन किया गया। जैसे कि देखें, अगर ये फर्स्ट स्टेज है तो इसमें किस तरह की बातें की गई हैं, नौजवानी में या जवानी में या बचपने में इंसान किस तरह का होता है, क्या कुछ होता है, फर्स्ट स्टेज में आपको पता चलेगा, फर्स्ट स्टेंजा में। फिर उसके बाद सेकंड स्टेंजा जो होगा, वो इंसान का जवानी से आगे जो बुढ़ापे की तरफ उसका कदम होता है, उसको बयान करेगा। बुढ़ापे में इंसान की सोच कैसी होती है, किस तरह की सोच रखता है, क्या बातें याद करता है। और जो लास्ट इसका स्टेंजा है पोइम का, इस लास्ट स्टेंजा में आरामगाह जो इंसान की आखिरी आरामगाह है, हर तरफ अंधेरा हो जाएगा और ये जो कब्र की तरफ जाना और मौत की तरफ जाना है, तीसरे स्टेज में बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो सबसे पहला स्टेंजा है, द सन डज अराइज। शुरू स्टेंजा में अगर आप देखेंगे ना, तो आपको हर तरफ चहकना, महकना और खुशी वाली बातें नजर आएंगी। बचपन अगर आप देखें, तो बचपन होता ही खुशी का दूसरा नाम है। इंसान को किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, बस उससे इस चीज़ की परवाह होती है, छोटे बच्चे को, कि मैंने खाना है, मैंने ज़िद करके अपनी बात मनवानी है और मैंने माँ की गोद में जाके सो जाना है। अब ये उसकी ज़िंदगी का एक कुल खुलासा होता है। तो पहले स्टेंजा में भी आपको हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आएंगी। द सन डज अराइज, सूरज जो है, डज अराइज, अराइज मतलब जागने को कहते हैं, राइज करने को कहते हैं, उठने को कहते हैं। तो सूरज जो है वो उठ रहा है, मतलब सूरज तुलू हो रहा है। एंड मेक हैप्पी द स्काइज, अब सूरज तुलू होता है, मेक हैप्पी वो खुश कर देता है, किसको? द स्काइज, आसमान को। आसमान को खुश करने का मतलब ये है कि आसमान वैसे तो तारीक नज़र आता है, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी आती है तो आसमान में एक रंग सा खिल जाता है, आसमान में एक रौनक सी आ जाती है। तो इस रौनक को शायर कह रहा है कि वो आसमान को भी जो है वो रोशन कर देता है, आसमान को खुश कर देता है। द मैरी बेल्स रिंग, इसकी जो डिवाइसेस हैं, इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, जो भी इसमें जो एमसीक्यूज फिर होंगी, वो साथ साथ स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेशन के बाद आपके साथ शेयर करूंगा। द मैरी बेल्स रिंग। अच्छा, जो बोल्ड वर्ड्स हैं, बोल्ड वर्ड का मतलब ये है कि जो आपको ये लफ्ज़ डार्क नज़र आ रहे हैं, ये मोस्टली 90-95% चांस होते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे वो इन्हीं में से रिपीट होंगे। लेकिन मैं आपको इसके अलावा भी जो आपको मुश्किल लफ्ज़ लगेगा, मैं सबके आपको मीनिंग साथ बताऊंगा। मैरी के लिए आपने 3-4 लफ्ज़ लिखने हैं। मैरी जॉय को भी कहते हैं, JOY, हैप्पी को भी कहते हैं, चीयरफुल को भी कहते हैं, CHEERFUL, चीयरफुल। और फिर इसके बाद ब्राइट भी आप लिख सकते हैं, BRIGHT। तो ये 3-4 लफ्ज़ आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि मैरी का हैप्पी भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, मैरी का जॉय भी आ सकता है, मैरी का चीयरफुल भी आ सकता है, ब्राइट भी आ सकता है। तो इनमें कोई लफ्ज़ भी रिपीट हो सकता है। आपको इस लफ्ज़ से जुड़े जो और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो पता चलेंगे तो आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी। द मैरी बेल्स रिंग, मैरी बेल्स रिंग, बेल कहते हैं घंटी को, रिंग कहते हैं बजने को, घंटे का बजना। तो मैरी बेल्स, मैरी बेल्स मतलब जो खुशी की घंटी है। हर तरफ चूंकि खुशियां हैं, बचपना है तो हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। रोता भी है तो अपनी जिद के लिए रोता है, रोता भी है तो अपनी बात मनवाने के लिए रोता है, और फिर उसमें भी उसकी खुशी होती है जब उसे चीज़ मिल जाती है तो उसका वो गम दोबारा सारा भूल जाता है कि जिसके लिए वो रो रहा होता है। तो हर तरफ खुशी की घंटियां बज रही होती हैं। मैरी बेल्स, खुशी वाली घंटियां रिंग बजती हैं। टू वेलकम द स्प्रिंग, वेलकम खुश आमदीद करना। स्प्रिंग आपको पता है बहार है, जो 4 मौसम है, समर, आटम, विंटर और स्प्रिंग, सर्दी, गर्मी, बहार और ख़ज़ां। तो ये जो घंटियां खुशी की बज रही हैं, ये किस लिए बज रही हैं? टू वेलकम द स्प्रिंग, कि ये खुश आमदीद कर रही हैं, ये बुला रही हैं स्प्रिंग, बहार के मौसम को। तो आप ये देखें, जो फर्स्ट 4 लाइन का स्टेंस है, जो भी बात इसमें लिखी गई है, इसमें आपको किसी जगह पे उदासी नज़र नहीं आएगी, किसी जगह पे गम नज़र नहीं आएगा। तो किसी जगह पे भी आपको इसमें कोई ऐसा पहलू नज़र नहीं आएगा, कोई ऑप्टिमिस्टिक या कोई ऐसा जो तर्ज नज़र नहीं आएगा जिसमें आपको लगे कि ज़िंदगी यहाँ पे उदास है या ज़िंदगी ज़्यादा यहाँ पे गमज़दा है। जो फर्स्ट स्टैंज़ा आपको बताया, ये खुशियों वाला है,
ये इंसान का वो पल होता है, शुरू का वो पल होता है, जो इंसान हमेशा ख्वाहिश करता है कि काश कि मेरा बचपन लौट आए। ये बचपना ही है जिसमें हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, आसमान की तरफ देखो तो आपको रंगीन नज़र आएगा। घंटियाँ खुशी की बज रही हैं क्योंकि स्प्रिंग को, बाहर के मौसम को वेलकम किया जा रहा है। फिर उसके बाद द स्काई लार्क एंड थ्रश। स्काई लार्क और थ्रश, ये दोनों जो हैं, ये परिंदों के नाम हैं। तो ये दोनों परिंदे जो हैं, सबसे पहले अगर स्काई लार्क की बात करें तो स्काई लार्क को इसलिए ये नाम दिया गया क्योंकि इसकी जो परवाज़ होती है बहुत ऊंची होती है। इसे जब भी आप देखेंगे तो आसमान की बुलंदियों में ही देखेंगे। तो कहते हैं द स्काई लार्क एंड थ्रश, ये जो स्काई लार्क भी और थ्रश, ये जो दोनों परिंदे हैं, द बर्ड्स ऑफ द बुश, इनके साथ वो परिंदे भी, बुश बुश कहते हैं झाड़ी को, जो पौधों की छोटी मोटी जो छोटे पौधे होते हैं जिनके साथ कांटे लगे होते हैं। तो तीनों, स्काई लार्क भी, थ्रश भी, ये दो परिंदे भी हो गए। और इनके साथ जो बाकी परिंदे हैं ऑफ द बुश, झाड़ियों में है, सिंग लाउडर, सिंग वो गीत गा रहे हैं, लाउडर, लाउड कहते हैं ऊंचे को, सिंग लाउडर वो ऊंचे गीत गा रहे हैं, अराउंड, अराउंड मीन हर तरफ, इर्द गिर्द। तो ये तीनों, स्काई लार्क भी, थ्रश भी, और जो दूसरे बर्ड्स, वो परिंदे जो झाड़ियों में है, ये सब मिलकर ऊंची आवाज में हर तरफ ये गीत गाते नजर आते हैं। क्यों गा रहे हैं? टू द बेल्स चीयरफुल साउंड। यहाँ पे आपने देखा था कि बेल्स बज रही हैं, खुशी की घंटियां बज रही हैं। तो ये परिंदे भी क्या कर रहे हैं? चीयरफुल, चीयरफुल यहाँ पे आपने मैरी लफ्ज देखा है, मैरी भी इसी के साथ मैंने आपको चीयरफुल भी मैं लफ्ज लिखवाया है। खुशी को, हैप्पी को, जॉय को, ब्राइट को आपने लफ्ज याद रखने हैं। तो इसका मतलब है कि खुशी के लिए मैंने आपको 4 से 5 लफ्ज आपको बता दिए हैं। तो ये सारे परिंदे जो हैं, ये सारे परिंदे झाड़ियों में भी हैं, जो आसमानों में भी हैं, ये सब परिंदे चीयरफुल बेल्स, जो खुशी की घंटियां, आवाज, साउंड कहते हैं आवाज को। तो खुशी की घंटियों की जो आवाज है, इन खुशी की घंटियों की आवाज को सुन के ये सब परिंदे जो हैं, ये खुशी के गीत गा रहे हैं। ये खुशी से अपनी अपनी आवाजों में हर तरफ जो है ये मीठे नगमे गा रहे हैं। वाइल आवर स्पोर्ट्स शैल बी सीन। अब यहाँ पे देखो, ये सारा जो पहले 8 लाइनें हमने देखी हैं, इन सब लाइनों में किसी जगह पे भी आपको कोई उदासी नजर नहीं आएगी। यहाँ पे हर एक चीज जो है, आपको इसको खुशी का नगमा, खुशी का पैगाम, आपको खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी। फिर लास्ट में वो कहता है वाइल आवर स्पोर्ट्स शैल बी सीन। इन्हीं सब में, परिंदों की आवाज में, आसमानों में जो सूरज जो निकल चुका है उसकी खुशी, परिंदों की जो गीत गाना, जो बेल्स का बजना, घंटियों का बजना, इन सब में हमें सीन सीन नजर आ रहा है। क्या? वाइल, वाइल कहते हैं दौरान, इन सब के दौरान, इन सब के दौरान जो इस सब सेंजा में हमने पढ़ा है, इस सब के दौरान अवर स्पोर्ट्स, हमारे जो स्पोर्ट्स मीन जो गेम्स हैं, हमारी जो खेल है, अब हमारे खेल मतलब जो हमारे बच्चे हैं, उनके जो खेल हैं, शैल बी सीन, कि हमें वो बच्चे भी नजर आ रहे हैं जो खेल रहे हैं। अब कहाँ पे खेल रहे हैं? ऑन द इकोइंग ग्रीन। इको, इको कहते हैं लाउड को, इको कहते हैं गूंज को, आवाज को, जोरदार आवाज। इकोइंग ग्रीन, गूंजता, ग्रीन, ग्रीन मतलब जो ग्रीन लैंड है, जो सब्जाजार है, वो मैदान जो सरसब्ज है। ग्रीन से मतलब वैसे तो ग्रीन जो सब्ज रंग होता है उसे कहा जाता है। तो इकोइंग, गूंजता हुआ, ग्रीन कहते हैं सब्जाजार। तो गूंजते सब्जेजार में, कौन सा गूंजता सब्जाजार, गूंज कैसे रहा है? इन सब बातों में जो परिंदों की आवाजें भी शामिल हैं, बेल्स भी हमें खुशी वाली वहां पे सुनाई दे रही हैं। फिर उसके बाद परिंदे जो गीत गा रहे हैं, इन्हीं सब में क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी नजर आ रहे हैं कि वो गेम्स खेल रहे हैं, वो खेल खेल रहे हैं। तो बच्चे जो है, परिंदे जो हैं, ये सब देखें आपस में कंपेयर किया गया है। परिंदे भी खुशी से गीत गा रहे हैं, आसमान आपको चमकता नजर आ रहा है, स्काई लार्क जो परिंदा है, थ्रश जो परिंदा है, बाकी सारे परिंदे अपनी अपनी झाड़ियों में घुसे हुए, कुछ आसमान की बुलंदियों में गए, कुछ दरख्तों पे, वो सब खुशी के गीत गा रहे हैं। तो एक खुशी का समा आपको नजर आ रहा है। इन्हीं सारी खुशियों में बच्चों की खुशियां भी शामिल है। वो बच्चे क्या कर रहे हैं? वो बच्चे खेल रहे हैं, वो बच्चे मुख्तलिफ जो हैं स्पोर्ट्स, मुख्तलिफ जो हैं गेम्स, वो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टैंजा आपको फुल ऑफ हैप्पीनेस नज़र आता है। ये इलामत है
बचपन की, कि जो वो बचपन या हमारी वो यादें जो बचपन से जुड़ी होती हैं, वो हर शख्स की खुशी वाली होती है। तो सेकंड स्टैंज़ा में कहता है, अब जो वक़्त है वो बदल गया है। अब इंसान बचपन से थोड़ा-सा ज़िम्मेदारी की एज में आ गया है। अब इंसान जो है वो बचपना उसका ख़त्म हो गया है, जवानी से आगे वो ढलना शुरू हो गया है। ओल्ड जॉन, जॉन एक अलामती कैरेक्टर डाला गया है। अब ओल्ड मीन बूढ़ा, जॉन अब एक बूढ़ा शख्स है जिसका नाम जॉन है, विद वाइट हेयर। यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये वाइट हेयर सफ़ेद बाल उसके हो चुके हैं। सफ़ेद बाल उसकी बुजुर्गी की अलामत है। सफ़ेद बाल उसकी मैच्योरिटी की अलामत है। जैसे कि मिसाल दी जाती है कि मैंने ये काम किया है, तो मैंने इस काम में अपने बाल सफ़ेद कर दिए हैं। उन सफ़ेद बालों का मतलब ये है कि मैंने इस काम को इतना ज़्यादा किया कि मैं अब इस काम में मुकम्मल मैच्योर हो चुका हूँ। मुझे ये काम बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। अब वही मिसाल जहाँ पे व्हाइट हेयर की ओल्ड जॉन के साथ भी है। अब ओल्ड जॉन जो है, ये क्या है, व्हाइट हेयर, अब उसके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं। ज़िंदगी का एक हिस्सा गुज़ार चुका है। अब वो मैच्योर हो चुका है, अब वो समझदार हो चुका है, अब वो ज़िम्मेदारियों में घिर चुका है। डज़ लाफ अवे केयर। अब ओल्ड जॉन जो है सफ़ेद बालों के वाला, अब ये डज़ लाफ, लाफ कहते हैं हँसी को, ये हँस रहा है। द लाफ अवे, हंस रहा है, किस बात पे हंस रहा है, केयर, परेशानियां। अब देखें, बच्चे को कोई परेशानी नहीं है, उसे सिर्फ पता है कि मैंने खाना है, मैंने खेलना है और मैंने सो जाना है। लेकिन एक जो बूढ़ा शख्स है, एक नौजवान जो है, जो मैच्योर हो चुका है, एक जवान जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ है, वो अपनी परेशानियां लेके, मैंने रोजगार भी तलाश करना है, मैंने अपने घर वालों के लिए मैंने खाना वगैरह भी प्रोवाइड करना है, उसके पास वसाइल की कमी है, मैंने ये भी करना था, मैंने वो भी करना था, मैंने ये सब कुछ करना था। अब शुरू जब उसकी सुबह होती है, तो मुख्तलिफ़ परेशानियाँ लेके, मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ लेके वो उठता है, और रात को सोते वक़्त भी वो मुख्तलिफ़ प्लान बना रहा होता है कि मैंने ये भी करना है, सुबह उठ के मैंने इस तरफ भी जाना है, मैंने फ़लाँ को मैंने इतने पैसे देने हैं, या फ़लाँ से इतने पैसे लेने हैं, या फ़लाँ कारोबार की वजह से जो परेशानियाँ हैं। तो इन सब परेशानियों पे ओल्ड जॉन जो है हँस रहा है कि हम लोग जो हैं वो परेशानियों में घिरे हुए हैं। ये मैंने आपको मिसाल दिया समझाने के लिए। कहता है हम परेशानियों से घिरे हुए हैं। अपनी परेशानियों पे वो हँस रहा है। क्यों हँस रहा है? कि ये बच्चे अगर देखें, तो ये एक वक़्त था कि हम भी इन जैसे थे। हमें भी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी। हम भी सारा दिन अपना खेल-कूद में गुज़ारते थे। हमें नहीं परवाह होती थी खाना कहाँ से आएगा, या जो वसाइल हमारे पास कम हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा। हमें सिर्फ़ इतना पता था कि हमने खाना है, हमने खेलना है और हमने सो जाना है। अब इन परेशानियों को लेके और इन बच्चों को देख के जो बूढ़ा जॉन है वो हँस रहा है। सिटिंग अंडर द ओक, ओक जो है ये शाहबलूत दरख्त का नाम है, आप दरख्त भी कह सकते हैं इसे। तो एक दरख्त का नाम है ओक। ये ओक के दरख्त के नीचे, जो शाहबलूत का दरख्त है, उसके नीचे बैठा हुआ है, उन बच्चों को देख रहा है, जो बच्चे खेल रहे हैं, और अपनी परेशानियां सोच के वो हंस रहा है। अमंग द ओल्ड फाक, बैठा भी क्या है, अमंग, अमंग कहते हैं दरमियान को। याद रखना, जब बिटवीन आता है, BETWEEN, बिटवीन, ये कंपैरिजन, ये भी दरमियान इसका मतलब भी होता है, और अमंग का मतलब भी दरमियान होता है। लेकिन जब हम ज़्यादा के साथ कंपेयर करते हैं तो अमंग का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी दो के साथ कंपैरिजन करते हैं, बिटवीन हमज़ा एंड अली, जब दो के दरमियान मुकाबला हो तो फिर बिटवीन यूज़ किया जाता है। लेकिन जब मुकाबला दो से ज़्यादा के दरमियान हो जाए तो फिर बिटवीन के बजाय अमंग का यूज़ किया जाता है। अब ये जो बूढ़ा जॉन है, ये सिटिंग अंडर द ओक, ओक दरख्त के नीचे ये बैठा हुआ है। अमंग द ओल्ड फॉग, फॉग जो होता है वो पीपल आप कह सकते हैं, PEOPLE, या विलीजर्स जो गांव वाले हैं, जो उसके दूसरे गांव वाले हैं, उनके साथ ये एक ओक का दरख्त है, उनके नीचे ये गट्ठे बैठे हुए हैं, बच्चों को देख रहे हैं, और अपनी जो परेशानियां रोजमर्रा की उन पे वो हंस रहा है कि हम चाह के भी इन बच्चों की तरह खेल कूद नहीं सकते, क्योंकि हमें जिम्मेदारियां इतनी हैं, हमें पता है कि हमने बेशुमार काम करने हैं। ये बच्चे टेंशन फ्री हैं, जबकि हम सब जो आज जो मैच्योर हो चुके हैं, जो ज़िंदगी की जिम्मेदारियां हमने कंधों पे उठाई हैं, अपनी जिम्मेदारियों की वजह से हम खुशी को एंजॉय नहीं कर सकते। दे लाफ एट अवर प्ले, वो सब जो है लाफ, वो हंस रहे हैं एट अवर प्ले मीन जो चाइल्ड्स प्ले है। हम मतलब बच्चे, बच्चे के तर्ज पे उसने ये पोइम लिखी है
कि हमारे जो खेल हैं उनको देख के वो बूढ़े हंस रहे हैं। एंड सून दे आल से, फिर क्या, सून जल्दी, दे आल से वो सब कहते हैं, सच सच वर द जॉयज। आप हमेशा दूसरों से सुनोगे शायद कि अभी की उम्र जो 14 15 या 16 साल होती है उसमें बच्चा इतना मेच्योर नहीं होता, या इतनी उसकी सोच जो होती है वो मेच्योर नहीं होती। लेकिन जब ये एज 30 35 या 40 से आगे निकलती है, फिर उसे अपना गुजरा हुआ वक्त बहुत अच्छा लगता है, उसे वो वक्त बहुत ज़्यादा याद आता है। तो ये वही जो जॉन है, और जॉन के जो दोस्त हैं वहाँ पे जो बूढ़े हैं, चूंकि आप मच्योर हो चुके हैं, वो बचपन से आगे निकल के जवानी से आगे आ चुके हैं, तो अब उन्हें अपना बचपन जो है वो बहुत अच्छा लगता है। हर किसी को अपना बचपन बहुत अच्छा लगता है, जो टेंशन फ्री हुआ करता था। ये भी वही लोग कहते हैं कि सच सच वर्दा जायज, सच ऐसी बिल्कुल ऐसी वर्दा जायज, जायज ऊपर भी आपको बता चुका हूँ, खुशियों को कहते हैं, हैप्पीनेस को कहते हैं। तो वो खुशियाँ हुआ करती थी, खुशी वाले दिन वही हुआ करते थे जो आज ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज, जब हम सारे जो बच्चे बच्चियां हैं, छोटे बच्चे जो है, इन अवर यूथ टाइम वर सीन, इन अवर यूथ टाइम, यूथ टाइम जो उनका नौजवानी का वक्त था, जो उनका जवानी का वक्त था, जो उनका बचपन का वक्त था, वो वक्त जो हमने देखा है, उसके बाद हमें वो खुशी वाला वक्त दोबारा नजर नहीं आया। इस बात को वो लेकर वो परेशान भी होते हैं कि अगर कोई खुशी वाला वक्त था तो हमारा बचपन वाला वक्त था। आज जो हम वक्त गुजार रहे हैं वो मुख्तलिफ जिम्मेदारियों को लेकर और मुख्तलिफ परेशानियों को लेकर गुजार रहे हैं। ऑन द इकोइंग ग्रीन, अब कहते हैं कि ये जो नौजवानी वाला वक्त है, इन अवर यूथ टाइम वर सीन, ये जो हमारा यूथ का टाइम है, ये जो बच्चों का जो नौजवानी वाला वक्त है, ये जो बचपन वाला वक्त है, ये जो दिखाया गया है ऑन द इकोइंग ग्रीन, और ये बचपन वाला वक्त कहाँ पे दिखाया गया है, उस गूंजते सब्जाजार में। गूंजता सब्जाजार जो आपको फर्स्ट स्टैंजा में बताया कि किस तरह गूंज रहा है, जिसमें हर तरह की खुशी वाली आवाज़ें जो हैं ये मिक्स हो चुकी हैं। तो पहला स्टैंजा बचपन के बारे में था, और जो दूसरा स्टैंजा आपने पढ़ा है ये गुजरे वक्त के बारे में है, और जिम्मेदारियों को दिखाता है कि जब इंसान पे जिम्मेदारियां आती हैं तो उसे वो अपना पुराना वक्त जो खुशियों वाला जो बचपन वाला वक्त है वो बहुत याद आता है। ये दूसरा स्टैंजा। और फिर इसके बाद जो तीसरा स्टैंजा, इसमें आप अगर देखेंगे तो पहले स्टैंजा में आपको खुशी की लामतें नज़र आती हैं, दूसरे स्टैंजा में आपको वो खुशी वाला वक्त याद करना नज़र आता है। अब तीसरे स्टैंजा में आपको सैडनेस ज़्यादा नज़र आएगी, जो गम है, जो उदासी है, वो ज़्यादा नज़र आएगी। ये लास्ट स्टेज जो ऑफ लाइफ है, ये स्टेज ऑफ लाइफ जो है इंसान को बताती है कि इंसान का बचपन एक दिन ढल जाना है, उसकी जवानी एक दिन ख़त्म हो जानी है, बुढ़ापे के बाद आखिरी जो उसका मरला होगा वो मौत वाला मरला होगा। टिल द लिटल वंस वियरी, अब क्या हो जाता है, टिल तब क्या होता है, द लिटल वंस वो जो छोटे बच्चे जो खेल रहे हैं, वो जो परिंदे जो गीत गा रहे हैं, वो सब क्या होते हैं, लिटल वंस वो सारे वियरी। वियरी कहते हैं टायर्ड को, TIRED, टायर्ड कहते हैं थक जाने को, ये सब थक जाते हैं। नो मोर कैन बी मैरी, अब जो है कोई भी मैरी खुश नजर नहीं आता आपको। जिंदगी का ये एक हकीकत भी है कि हर खुशी को गम में तब्दील होना है, हर अरूज को जवाल आना है, हर जवानी को डलना है, हर बचपन को ख़त्म हो जाना है। ज़िंदगी चाहे जितनी भी हसीन है, वक्त एक जैसा नहीं रहना कभी भी, इस वक्त को बदलना है, ये ज़िंदगी की एक ठोस हकीकत है। तो जो भी खेल रहे होते हैं, जो भी गाने गा रहे होते हैं, जो खुशियाँ आप देखते हैं, जो सूरज का तुलू होना है, ये सब कुछ अब इस लास्ट अंजा में जवाल आएगा। ये सब अपने अरूज से जवाल की तरफ जाएंगे। छोटे बच्चे थक चुके हैं, आपको कोई भी वहाँ पे अब खुश नज़र नहीं आ रहा। द सन डस डिसेंड, वो जो फर्स्ट अंजा में जो सन था, जो सूरज था, जो तुलू हुआ था, जिसने अपनी रौनकें बिछाई थी आसमान में, जिसको देख के खुशी की लामत कहा गया था, वो सन भी डिसेंड, डिसेंड कहते हैं उतरने को। एसेंड इसके साथ होता है, ASCEND, असेंड कहते हैं जो तलु होता है, जो बढ़ता है ऊपर की तरफ, लेकिन डिसेंड जो होता है वो नीचे की तरफ आना, केम डाउन आप इसे लिख सकते हैं। तो सूरज जो है ये गरूब हो रहा है, ये सूरज भी आप नीचे की तरफ आ रहा है,
एंड अवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और हमारी जो स्पोर्ट्स है, बच्चों की जो खेल है, उसका भी एंड है। हर एक चीज़ का इख्तिताम होना ही होना है ज़िंदगी में। राउंड द लैप्स ऑफ दियर मदर्स, अब राउंड द रैप्स ऑफ दियर मदर्स, लैप्स, लैप गोद को कहते हैं। अब मदर्स अपनी माओ की गोद में आ चुके हैं। मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहुत से बहन भाई जो हैं, जो छोटे बच्चों की बात, सारा दिन खेल के खा पी के जब थक जाएंगे, आखिरी आरामगाह उनको अपनी माँ नज़र आती है। आखिरी आगोश जो है उनको अपनी माँ नज़र आती है। हर इंसान की एक आगोश है, हर इंसान की एक आरामगाह है। तो बच्चे वो आरामगाह अपनी माँ में तलाश करते हैं। और बूढ़ों के लिए कौन सी आरामगाह होगी? वो अपनी कब्र को ही आरामगाह कहेंगे। लाइक बर्ड्स इन दियर नेस्ट, और ये जो बच्चे हैं ये अपनी माँ की गोद में चले जाते हैं। अब इन बच्चों को कंपेयर किया गया है लाइक बर्ड्स, उन बच्चों की तरह, इन दियर नेस्ट, जो कि अपने घोंसलों में। परिंदे अपने घोंसलों में जाके आराम तलाश करते हैं। बच्चे कहाँ पे आराम तलाश करते हैं? अपनी माँ की गोद में जाके वो आराम तलाश करते हैं। एंड रेडी फॉर द रेस्ट, हर एक इंसान जो है, हर एक चरिंद जो है, हर एक परिंद जो है, हर एक हैवान है, इंसान है, वो सब इस पे ज़वाल आना ही आना है। हर इंसान, हर चरिंद, हर परिंद, जो सूरज का तुलू होना, इस सब को ज़वाल है। इस सब का एक आखिरी वक्त ज़रूर आएगा, और वो वक्त आखिरी जो है लास्ट सेंसा में बताया गया है। एंड सपोर्ट नो मोर सीन, अब आपको उसी जगह पे कोई भी खेलता हुआ नज़र नहीं आता। ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, अब यही जो ग्रीन, यही जो सब्जाजार ऊपर सेंजा में अगर आप देखें तो इकोइंग था, जिंदगी का अरूज था, उसमें खुशियां ही खुशियां थी। अब यहाँ पे डार्कनिंग, डार्क हो चुका है, अंधेरा आ चुका है। और ये अंधेरा जो होगा, ये हर इंसान की, हर हैवान की, हर परिंदे की जिंदगी में आना ही आना है। जो पैदा हुआ है उसने मरना है। जो जिस तरह की खुशियों में रह रहा है, उसे वो खुशियां एक दिन ख़त्म होनी है उसकी। और ये खुशियां जो है गम में तब्दील होंगी। वक्त जैसा भी है वो आखिर कट ही जाता है। अच्छा वक्त है, बुरा वक्त है, लेकिन हर अरूज को लास्ट में ज़वाल आना है। यही उसकी इस पोइम का मकसद भी था। मुझे उम्मीद है कि इस पोइम को आपने अच्छे से समझा होगा। इसके हर एक वर्ड को, हर एक लाइन को मैंने डिस्क्राइब किया है। लास्ट में हम इस पोइम की जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, विद एग्जांपल्स देखते हैं कि किस किस जगह पे कौन कौन सी डिवाइस जो है वो यूज़ की गई है। अच्छा, जो डिवाइसेस इस पोइम में इस्तेमाल की गई हैं, इमेजरी, तस्वीर कशी की, आपको इस पोइम में तस्वीरें किस किस जगह पे और कौन कौन सी तस्वीर नज़र आती है। अच्छा, इनको आपने लाजमी याद रखना है, और अपने स्टेंजा में भी आप इनको लाजमी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पोइम तो आपको पढ़ा चुका हूँ। स्काई लार्क एंड थ्रश सिंग लाउडर अराउंड, अब देखें आपको नज़र आएगा परिंदे जो गीत गा रहे हैं। स्काई लार्क जो है ये आसमान पे उड़ता हुआ नज़र आएगा। थ्रश जो परिंदा है, और इसके साथ वो परिंदे जो अपने घोंसलों में हैं, ये सारे खुशी की बेल्स के साथ नगमे गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। ये आपको तस्वीर एक माइंड में नज़र आती है। ये सब कुछ किधर हो रहा है? इकोइंग ग्रीन, ये जो सब्जा जार है, इस सब्जा जार की गूंजते सब्जा जार की भी आपको एक तस्वीर नज़र आती है। सिटिंग अंडर द ओक, अब ओल्ड जॉन आपको पता है वो एक ओक दरख्त जो है उसका मंजर आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे ओल्ड जॉन जो है वो अपने दूसरे देहातियों के साथ बैठा हुआ है। फिर उसके बाद द सन राइज एंड द सन डिसेंड, सूरज का तुलू होना भी और सूरज का गुरूब होना भी, इसकी भी आप तस्वीर कशी कर सकते हैं। ये भी आप तस्वीर इस नज़म में देख सकते हैं। ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, आप देखें वही जो कभी जो गूंजता सब्जाजार था, और आखिर में उसी सब्जाजार को डार्क अंधेरे वाला दिखाया गया। तो ये आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इनके अलावा भी इस पोइम में तस्वीरें मौजूद हैं। बस आपने इस पोइम से निकालनी है। इसे आप इमेजरी भी कहते हैं। इमेजरी इमेज से है, इमेज कहते हैं तस्वीर को। तो आपको इसके अलावा इस पोइम में से कौन कौन सी तस्वीर नज़र आती है, आप वो एग्जाम्पल के तौर पे निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद पर्सोनिफिकेशन आता है। पर्सोनिफिकेशन ये मैं आपको बता चुका हूँ, पिछली पोइम में भी आपको डिफाइन किया था कि ये ऐसी डिवाइस होती है जिसमें इंसान की खुसूसियात जो होती हैं, वो बातें जो इंसान के अंदर होती हैं, वो जब हम इंसानों को हटा के किसी जानदार या बेजान को वो खुसूसियत देते हैं, तो
वो पर्सोनिफाई करते हैं हम उसे पर्सोनिफिकेशन, यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं। जैसे कि आप मिसाल देख सकते हैं, द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काई। अब सन जो है ये इंसान नहीं है, हैप्पी जो खुश करना ये स्काइज आसमान को। अब सूरज कैसे स्काई आसमान को खुश कर सकता है? मतलब यहाँ पे बताया गया कि सूरज जो है वो आसमान को खुश कर रहा है, जबकि खुश करना जो खसूसियत है ये इंसानों की खसूसियत है। लेकिन इंसान की खसूसियत किसको दी गई है? ये इंसान की खसूसियत सन को दी गई है। तो हम इसे कह सकते हैं कि सन को यहाँ पे ये पर्सोनिफाई किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इसकी समझ आ चुकी होगी। फिर इसके बाद वेलकम करना। अब वेलकम करना भी ये इंसान की खसूसियत है। तो इंसान की कोई भी खसूसियत अच्छी हो बुरी हो, जब हम किसी दूसरे ऐसी चीज को दें जो इंसान ना हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि पर्सोनिफाई किया गया है। और फिर द सन डज डिसेंड। डिसेंड मतलब उतरना होता है। अब उतरना भी आप देखिए, इंसान सीढ़ियों से उतरता है या इंसान किसी बुलंदी से उतरता है, ये एक ऐसी फितरत है जो इंसानों में पाई जाती है। और यहाँ पे आप इसी फितरत को सूरज के साथ देखते हैं। और ये सूरज चूंकि इंसान नहीं है, तो हम कह सकते हैं जहाँ पे सूरज को पर्सोनिफाई किया गया है। सिमिली का भी आपको मैं पिछली पोइम में भी बता चुका हूँ कि किसी दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना, किसी दो चीज़ों का मुकाबला करना, लाइक और एज का इस्तेमाल करके। ठीक है, हम दो चीज़ों का मुकाबला करते हैं, लेकिन उस मुकाबले में लाइक और अगर एज का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हमने सिमिली यूज़ की है। जैसे देखें कि जो बच्चे हैं ये जो है अपनी माओ की गोद में चले जाते हैं। किस तरह? लाइक बर्ड्स इन दियर नेस्ट। आपने पोइम पढ़ी है, ट्रांसलेशन उसकी पढ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी कि बच्चों को कंपेयर किया गया, बच्चों को जो माओ की गोद में चले जाते हैं इनको कंपेयर किया गया है। किसके साथ कंपेयर किया है? बर्ड्स के साथ। बर्ड्स जो परिंदे, वो परिंदे जो अपने घोंसलों में, बच्चे किधर गए हैं? बच्चे अपनी माओ की गोद में गए हैं। किसकी तरह? उन परिंदों की तरह जो अपने घोंसलों में चले गए हैं। अब बच्चों और परिंदों का आपस में कंपैरिजन किया गया है इस लाइक के साथ। जब भी लाइक या एज के साथ किसी दो चीजों को आपस में कंपेयर किया जाए, तो हम कहते हैं सिमिली यूज की गई है। लेकिन अगर दो चीजों को आपस में कंपेयर किया जाता है, उसमें हम लाइक या एज का इस्तेमाल नहीं करते, तो हम उसे कह सकते हैं कि मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। तो इस पॉइंट में मेटाफर तो यूज नहीं किया, लेकिन जो यूज किया उसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूं। आगे सिंबोलिज्म आता है। सिंबलिज्म क्या होता है? एक अलामती चीज जो होती है। अब जाहिर में आप कुछ और उसका मतलब पढ़ोगे, लेकिन किसी लफ्ज के अंदर, किसी लाइन के अंदर, किसी जुमले के अंदर आपको एक छुपा हुआ मतलब नजर आता है। हम उसे कह सकते हैं कि इस लाइन में सिंबल यूज किया गया है, इस लाइन में सिंबलिज्म यूज किया गया है, इलामतें यूज की गई हैं। जैसे कि अगर आप देखें, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं, इनके अलावा भी आपको इस पॉइंट में बेशुमार एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। कौन कौन सी छुपी बातें हैं? इकोइंग ग्रीन। इकोइंग ग्रीन जो है ये गूंजता सब्जाजार। पहले स्टेंजा में तो आपको यहाँ पे खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं, ये खुशी की अलामत है। डार्कनिंग ग्रीन। अब यो ग्रीन जो कभी खुशियों वाला हुआ करता था, अब वो डार्क हो चुका है। यहाँ पे खुशी की अलामत है, तो यहाँ पे उदासी की और गमी की अलामत दिखाया गया है। अब वेलकम द स्प्रिंग। स्प्रिंग को वेलकम करना, बहार को खुशामदीद करना। बहार के मौसम में आपको पता है हर फूल जो होता है, हर दरख्त जो होता है, हर पौधा जो होता है वो अपने जोबन में होता है, उसमें एक नई जिंदगी आती है। तो नई जिंदगी और जो अपनी फुल जवानी में होना, ये भी खुशी की लामत में आएगा। और फिर द सन डज राइज और द सन डज डिसेंड। सूरज का तलू होना, ये भी जिंदगी की अलामत है, जिंदगी को परवान चढ़ाना। और सन डिसेंड, एक देखें, एक तो अरूज दिखाया गया है, लेकिन वही अरूज जब डिसेंड, द सन डज डिसेंड, जब सूरज उतरेगा, तो फिर ये उतरना उसका ये जवाल की अलामत है। तो ज़ाहिरी तौर पे आपको ये लाइंस नज़र आती हैं, लेकिन इन लाइंस के अंदर कुछ मतलब छुपे हुए हैं। उन्हीं छुपे मतलब को हम सिंबोलिज्म कहते हैं। तो आज की जो इस टॉपिक में ट्रांसलेशन आपको कवर करवाई है, और फिर साथ साथ इस ट्रांसलेशन में कौन कौन सी डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं वो बताए हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, इस पोइम से जितनी भी बातें जुड़ी आपको बताई हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में उन्हें कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी, काफ़ी कुछ आपने नया जानने को मिला होगा। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में ढेरों बरकतें अता फरमाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।